आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरा विषय है। सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को दिल की गहराई से मेरी ओर से, एसडीएम चैनल की ओर से और मेरी फैमिली की ओर से 15 अगस्त की बहुत बहुत ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है। यकीनी तौर से हमारा पूरा देश की तमाम जनता जश्न आज़ादी में डूबी हुई हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, ऐसे पुरजोश नारे लग रहे हैं जिससे हमारा उत्साह बढ़ रहा है। हम एक आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ समाचार यानी कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो बहुत हंगामे के बीच, बहुत शोरगुल के बीच दब के रह जाती है। जैसा हम विधानसभा में देखते हैं, लोकसभा में देखते हैं कि इतना हंगामा होता है कि कोई खासदार बोलिए या विधानसभा में कोई आमदार बोलिए, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात करता है लेकिन वह आवाज़ उस शोरगुल में दब के रह जाती हैं। तो ऐसे ही जब अखबार जब निकलता है, चाहे किसी भाषा का हो, उर्दू का हो, मराठी का हो, इंग्लिश का हो, तो उसमें कुछ समाचार, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बहुत काम की होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन पता नहीं कि वो पेपर में शाये होने के बाद यानी कि समाचार पत्रों में छपने के बाद वो दब के रह जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। बहरहाल मैंने एक अभियान शुरू किया हूँ कि तमाम समाचार पत्रों में कोई ऐसे समाचार, कोई ऐसी न्यूज़ जो जनता के हित में हो, समाज के हित में हो, देश के हित में हो, उसको हाईलाइट किया जाए, उसको सामने लाया जाए, प्रशासन के सामने लाया जाए, सरकार के सामने लाया जाए, नेताओं के सामने लाया जाए और कहीं न कहीं जनता के सामने भी लाया जाए। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि देखिए मेरे हाथ में एक अखबार है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, एशिया। ये उर्दू का अखबार है और ये मराठवाड़े का बहुत पॉपुलर अखबार है। बड़ी संख्या में इसे लोग पढ़ते हैं और पसंद करते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें छपी न्यूज़ का असर प्रशासन इसका दखल लेता है, यानी कि इम्पैक्ट होता है। देखिए 14 अगस्त का अखबार है मेरे हाथ में और 14 अगस्त के अखबार में यानी कि चौथे पेज पे एक न्यूज़ है। उसकी हेडिंग मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। टाइगर सफारी पार्क के लिए मज़ीद 17 एकड़ अर्जी दस्तयाब होगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई आखिरी मराहिल में। यानी कि मिटमिटे में जो सफारी पार्क बन रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं 17 एकड़ ज़मीन कम पड़ रही थी, जिसके लिए बहुत कोशिशें हो रही थी। आखिरकार ज़िला इंतज़ामिया ने यानी प्रशासन ने एक कानूनी दावपेच जो होते हैं, जो टेक्निकल मजबूरियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, उसको पूरा करते हुए, उसको दरकिनार करते हुए उस 17 एकड़ ज़मीन देने का फ़ैसला किया। एक बहुत अच्छी बात है। ऐतिहासिक शहर है। जब वो 100 एकड़ या 125 एकड़ में हमारा सफारी पार्क बनेगा तो यकीनी तौर से औरंगाबाद शहर में बीबी का मकबरा है, पंचक्की है, एलूरा है, कुलदाबाश है और भी कई यहाँ पर धर्मस्थल है जिसमें ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, मंदिर हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। तो उस बहाने से ये सफारी पार्क के अंदर भी हज़ारों की संख्या में या लाखों की संख्या में साल भर लोग आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं विकास होगा, आमदनी बढ़ेगी, कई लोगों को रोज़गार होगा। ये बहुत अच्छी बात है। इसका हम कोई विरोध भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुबारकबाद देते हैं प्रशासन को कि एक ऐतिहासिक शहर में एक आप ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कई सालों से जो है तो घरकुल योजना के लिए औरंगाबाद शहर से टोटल 85,000 यानी 84,000 कुछ यानी कम व बेश 85,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जो बेघर लोग थे, जो किराए से रहते थे, जिनको रहने के लिए छत भी मैसर नहीं था, मतलब किराए से रह रहे बेचारे, झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, कुछ तो नालों के किनारे रह रहे हैं, कुछ तो ऐसी जगह रह रहे हैं कि उससे हम किसी भी एंगल से घर नहीं कह सकते हैं। गंदगी का माहौल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं।
वो तो ऊपर वाले के हाथ में, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, जिसे भी हम नाम से पुकारते हैं, वो जीने और मारने की शक्ति का अधिकार उसने अपने पास रखा है। वरना अगर ये इंसानों के हाथ में, यानी कि नेताओं के हाथ में, प्रशासन के हाथ में अगर बाय द वे अगर ऐसा कुछ ऊपर वाला दे देता कि तुम जिसे चाहे मार सकते, जिसे चाहे जीवन दान दे सकते, तो मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि आज हमारे भारत की 40% आबादी समाप्त हो गई होती। अगर ऐसा होता तो। खैर, ज़्यादा मैं टीका नहीं करना चाहता, लेकिन एक सवाल है, मेरा प्रशासन से सवाल है और यहाँ के तमाम नेताओं से सवाल है, बड़े आदर से सवाल है, बड़े सम्मान से सवाल है कि सर 17 एकड़ आप ज़मीन, जो जानवर, चिड़ियाघर है, शेर है, बब्बर है, वो जानवरों के लिए आप, उनको तकलीफ़ ना हो, उसके लिए आपने 17 एकड़ ज़मीन देने का फ़ैसला किया है। जैसा समाचार में पढ़ा हूँ मैंने डिटेल इसकी, यानी कि आपने एक लगभग दे चुके हैं। और घर की योजना के अंदर 85,000 लोगों ने घर के फॉर्म भरे थे। आज कई साल निकल गए हैं, लेकिन एक को भी घर नसीब नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि आखिरकार फिर यहाँ के हमारे आस्तिक कुमार पांडे साहब ने फिर एक दोबारा उन्होंने कोशिश की कि भाई चलो वापस से देखते हैं कि कितने लोगों को सही मायनों में ज़रूरत है। बाद में पता चला, वो कार्रवाई होने के बाद ज़िला इंतज़ामिया की, कि भाई 52,000 कुछ करीब 55,000 लोग आज बेघर हैं। तो उसके लिए कोई ज़मीन उपलब्ध कराई नहीं जा रही। जैसा हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि टेक्निकल मसले आ रहे, कभी पढ़ने में आ रहा है कि ज़मीन पहाड़ के पास है, कभी समझ में आ रहा है कि सरकारी ज़मीन है, कभी ऐसा आ रहा है कि वो मैटर डिस्प्यूट है। यानी बड़ी हैरान कुन बात है कि इतने सालों साल गुजर जाते हैं और जनता हज़ारों की संख्या में बेघर है, उनको घर नसीब नहीं है। और जो गार्डन बन रहा है जहाँ पर शेर, बबर, बंदर, पता नहीं जंगली जानवर कैसे कैसे वहाँ रहेंगे, तो उनके लिए प्रशासन 17 एकड़ ज़मीन देता है। और जैसा मैंने इसकी तफसीलात में पढ़ा हूँ, डिटेल में पढ़ा हूँ कि 250 करोड़ रुपया का लगभग खर्चा आ रहा है। उसका भी विरोध नहीं है, लेकिन एक हैरान कुन बात यह है कि एक गार्डन जहाँ पर जंगली जानवर, परिंदे या जो भी है वहाँ पर रहेंगे, उसके लिए 100 एकड़ ज़मीन प्रशासन की ओर से अलाटमेंट की जाती है। 17 एकड़ ज़मीन कम पड़ती है तो वो भी कहीं ना कहीं दे दी जाती है। और 250 करोड़ का बजट कहीं ना कहीं उसके ऊपर लगने वाला है, जिसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जैसा हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है। और करीब 3-4 बार म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने दौरा भी किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि जो 55,000 घर, जो 85,000 घर से लेके आज जो 52-55,000 के पर सिमट के रह गया है, सवाल ये है कि बाकी लोगों को क्या हुआ? क्या वो गरीब लोग लखपति बन गए? क्या आज उनको घर की ज़रूरत नहीं है? क्या वो दुनिया से चल बसे? आखिर क्या कारण है? कोई तो कारण रहा होगा कि 85,000 से घटकर वो आंकड़ा 52,000 पे सिमट जाना। अगर हर 2-5 साल निकल गए, फिर दोबारा से अगर उसका सर्वे करते हैं तो वो आंकड़ा घट के फिर 25 पे आ जाएगा। फिर 2-5 साल निकल जाते हैं, फिर वो आंकड़ा घट के 12,500 पे आ जाएगा। फिर 2-5 साल निकलते हैं, फिर 6 पे आएगा। फिर ऐसे होते बाद में पता चलेगा कि औरंगाबाद में गरीबी नहीं है। तो पता चला गरीब लोग कहाँ गए, तो पता चला कि गरीब लोग भूख प्यास के मारे या कैसा भी परेशानी से परलोक चले गए। सही है ना? अगर आज को 60 साल में जी रहा होगा, अगर 20 साल की हम तुलना करें आगे, तो उसकी उम्र 80 साल हो जाती है। जबकि हमारा जो जीने का, ज़िंदगी का जो औसत है, हमारा आंकड़ा, वो 60-65 के आसपास जा रहा है जीने का, या बहुत मुश्किल 70 जा रहा है। और बाद में बेचारा वो दुनिया से चला जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर हम 10-20 साल निकाल लेते हैं तो 55,000 से वो आंकड़ा तो घट के 25,000 पे आ जाएगा। यानी कि टेंशन ख़त्म। ये मैं आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ और उनकी जो उम्र है उनके आधार पे कह रहा हूँ। कोई अपनी तरफ से आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आजकल कोई कह नहीं सकता है कि मैं 100 साल जिंदा रहने वाला हूँ। ऐसे लोग हो सकते हैं 2-3%। कहने का मतलब ये है कि 17 एकड़ ज़मीन जानवरों के लिए प्रशासन दे देता है और दे दिया है। हम उसका भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको बधाई दे रहे हैं। लेकिन सर, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि गरीब 52,000 लोग हैं जो छत के लिए परेशान हैं, जो दर दर के मारे भटक रहे हैं। और वो गरीब लोग ऐसे होते हैं कि वो बेघर होने के कारण उनके जो बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कोई गरीब अगर नारेगांव में रह रहा है, बाद में घर मालिक बोलता है खाली करो, मुझे घर मुझे ज़रूरत है, 2 पैसे निकल जाते हैं,
तो उनके बच्चे कोई 5वीं में पढ़ता है, कोई 7वीं में पढ़ता है, और घर मालक बोलता है खाली करो। बेचारे नारेगांव से निकल के फिर कोई और बस्ती में चले जाते हैं, तो स्कूल दूर पड़ता है, एक तो गरीबी रहती है, उसके अंदर वो बच्चे गरीबी के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। और सरकार अभियान चला रही है कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। कैसा पढ़ेगा और कैसा बढ़ेगा, ये एक प्रश्न उठ के आ रहा है। बहरहाल, और ख़ास करके हमारे यहाँ पर 2 खासदार हैं। एक भगवत कराड़ साहब है, जिनके पास जो अर्थ मंत्री हैं, जिनके पास ख़जाना है, और हमारे एक तरफ हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बहुत ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाया था। यही वजह है कि वो मुद्दा जो एक तरह से मर गया था, उसको जीवन दान मिला था। उन्होंने यहाँ के जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं, यहाँ के जो भी समझ अधिकारी है, उनको दिल्ली में बुलाया था और वहाँ की कमेटी के सामने पेश हुए थे। बाकी क्या हुआ था इस तमाम जनता को मालूम है, प्रशासन को मालूम है। बाद में कहने के मजबूर होकर प्रशासन ने भी बोला ठीक है हम कुछ काम करते हैं। अब सवाल ये है, हमारे भगवत कराड़ साहब है, अतुल साहब है, संजय सिरसाट साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है कि साहब आप भी तो यहाँ के आमदार हैं, आप भी तो भगवत कराड़ साहब, आप भी तो यहाँ के राज्यसभा मेंबर हैं, खासदार हैं, और बीजेपी वादा कर रही है, दावे कर रही हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका कल्याण। तो कैसा होगा सर कल्याण? एक तरफ हम शहर में देख रहे हैं करोड़ों रुपए के स्मार्ट सिटी रोड बन रहे हैं, इसका भी हमें विरोध नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई हो कि आप ये स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल उठ के आ रहा है कि वो स्मार्ट सिटी रोड, वो बड़े बड़े गार्डन्स, वो बड़े बड़े पार्क, वो बड़े बड़े एयरपोर्ट, वो बड़े बड़े हमारे ब्रिज, फ्लाईओवर, वो क्या काम के? अगर हज़ारों की संख्या में लोग बेघर रहे, घरों से वंचित रहे, साफ पीने के पानी से वंचित रहे, तो सर ये कैसा डेवलपमेंट है? क्या हम इसे कह सकते हैं डेवलपमेंट है? क्या हम कह सकते हैं इसे प्रशासन की अपनी जीत है? क्या हम कह सकते हैं कि सरकार की अपनी जीत है? आज हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी देख रहे हैं, प्रशासन आपल्या दरी, प्रशासन आपल्या दरी, कई समाचार पत्रों में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब बड़े गौरव से कह रहे हैं, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब भी गौरव से कह रहे हैं कि शासन आपल्या दरी। मैं बड़े निम्रतापूर्वक और बड़े आदर से सम्मान से मैं हमारे फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब से पूछना चाहता हूँ कि सर आप तो कह रहे हैं कि शासन आपल्या दरी, उसका अर्थ ये निकलता है कि शासन आपके दरवाजे पे है। बताइए आप क्या संकट में है, बताइए आपकी परेशानी क्या है। सर ये 52,000 बेघर लोग हैं, इनके घर पे कौन जाएगा? कौन सा प्रशासन जाएगा? कौन से अधिकारी जाएंगे? कौन से नेता जाएंगे? कौन से जाएंगे? क्या परलोक से आएंगे? कहाँ से आएंगे? हमको तो हैरान है, जनता में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन वो चर्चाएं उठ नहीं पा रही हैं क्योंकि वो गरीब हैं। ऐसा लगता है उनको जीने का अधिकार नहीं है। उनका गुनाह यह है कि वो गरीब घर में पैदा हो गए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती है। उसे जब भूख लगती है तो पेट रोटी मांगता है, जब बदन नंगा होता है तो कपड़े मांगता है, पैर नंगे होते हैं तो चप्पल फटा हुआ जूता मांगता, चप्पल मांगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि मैं हिंदू हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं सिख हूँ। उसे ये लगता है कि मुझे वक्त एक छत मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पीने को पानी मिल जाए और ज़मीन साफ़ सुथरी मिल जाए ताकि मैं सो जाऊँ और बस ऊपर वाला एक नाम लेके। जबकि हमारे देश में इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, इतनी ज़मीन पड़ी हुई है कि अगर कोई 7 पीढ़ी अगर दोबारा जन्म ले ले तो हमारे पास ज़मीन ख़त्म नहीं होंगी। ये कड़वा सच है। तो ऐसी क्या टेक्निकल मजबूरी है? ऐसा कौन सा कानून है? मैं बड़े माफ़ी के साथ क्षमा मांगते कह रहा हूँ कि हमारे देश में आज भी अंग्रेज़ों का राज है? क्या हम इतने बेबस हैं? क्या हम इतने मजबूर हैं? क्या हम एक मंत्रालय से जीआर पास नहीं कर सकते? क्या संबंधित अधिकारी को हम आदेश नहीं दे सकते कि इसको 24 घंटे में हमको रिपोर्ट करो, कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट करो कि ज़मीन क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है? क्या वो सोना चांदी है? क्या वो हीरे हैं कि कोई इसे चुरा के लेके भाग गया? क्या बैंक के लॉकर में पड़े हुए हैं? क्या बात है? ज़मीन तो पड़ी हुई है और कई एकड़ पड़ी हुई है। अगर प्रशासन चाहे, अगर सरकार चाहे तो मेरा दावा है कि आप 24 घंटे में काम कर सकते हैं, 24 घंटे में काम कर सकते हैं। क्या हमने देखा नहीं कि जब G20 का वास्ते वर्ल्ड के लोग आ रहे थे तो आपने लगातार रात दिन मेहनत करके 1 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर औरंगाबाद शहर का नक्शा पलटा दिया था। लोग दंग रह गए थे। लोग कह रहे थे कि हम बम्बई में आ गए, कोई कह रहा था हम छोटे इंग्लैंड में आ गए, कोई कह रहा था हम पता नहीं कौन से शहर में आ गए। लोगों के चेहरे पे मुस्कान थी, एक गुस्सा था,
ऐसा लग रहा था कि अब औरंगाबाद शहर का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा, और यकीनी तौर से गूंजा भी। उसका नाम भी निकला, सम्मान बढ़ा, इज्जत बढ़ी, शोहरत बढ़ी, सब कुछ हुआ। लेकिन अफसोस उस गरीब जिसके आंख में आंसू थे वो आंसू पोंछे नहीं गए। अफसोस जिसके लबों पे एक मतलब मुस्कुराहट के लिए तरस रहे थे, उसकी मुस्कुराहट पे, होठों पे हंसी नहीं है, हम पैदा नहीं कर सके। ये अफसोस की बात है कि जो रोजगार के लिए तरस रहे थे, हम सही मानों में उनके साथ इंसाफ नहीं कर सके। ऐसा क्यों कि एक खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, और वहीं पर हमारे औरंगाबाद के राज्यसभा मेंबर भगवत कराड़ साहब भी, आप भी हैं साहब, आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है। और बड़ी अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है, हैरान कुन बात यह है कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत खुले लफ्ज़ों में मीडिया के माध्यम से कई बार कहा है कि राजनीति छोड़ दीजिए, घर बना लीजिए, और मुख्यमंत्री साहब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाइए और उनके हाथ से उद्घाटन कराइए। एक एमआईएम का खासदार, अलग पार्टी का खासदार, ये बड़े सम्मान से कहता है कि गरीबों को घर दे दीजिए, भले आपके प्रधानमंत्री को बुला लीजिए, कोई बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को बुला लीजिए, कि शिवसेना के नेताओं को बुला दीजिए, लेकिन ऊपर वाले के वास्ते मेहरबानी करके गरीबों को घर दे दीजिए। अब बताइए इसमें कौन सी राजनीति है? वो तो खुल के कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट भी आप ले लीजिए, पैसा आप दे रहे हैं, योजना आपकी है, नाम भी आप कर लीजिए। अब और कैसा बोलेंगे और कैसा करेंगे? बहरहाल मेरी यहाँ के 3 आमदार, हमारे प्रदीप जायसवाल साहब, अतुल सावे साहब, संजय शिरसाट साहब से विनती है कि सर, आप महाराष्ट्र में दावा कर रहे हैं प्रशासन आपल्या दरी, प्रशासन आपल्या दरी। सर, ये 52,000 लोग जो 85,000 से घट के 52,000 पे आ गए हैं, तो सर उनको घर नहीं मिल रहा है। और जबकि जानवरों के लिए शेर, बब्बर, चीता, कुत्ते, बिल्ली, पता नहीं वहाँ कैसे कैसे जानवर रहेंगे, उनके लिए 17 एकड़ ज़मीन जैसा समाचार पत्रों में आया है, तो आप उसको दे देते हैं। अच्छी बात है, ये भी एक विकास की बात है, ये हमारे शहर के लिए सम्मान की बात है। लेकिन सर का सवाल ये है, क्या एक इंसान से ज़्यादा क्या एक जानवर की वैल्यू है? एक इंसान जो मतलब घर के लिए तड़प रहे हैं, गंदे नालों के किनारे रहने पे मजबूर हैं, उनके लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है, ठोस योजना नहीं है। और जो जानवर जो ना मतदान करते हैं, ना सरकार बनाने में योगदान करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ना समय आने पे ना प्रशासन की मदद करते हैं, न अगर देश पर संकट आया ना वो देश के लिए सुरक्षा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। यही गरीब हमने देखा है कोरोना काल के अंदर, जब कोरोना का संकट आया था पूरे देश में, तो ये गरीब वो लोग थे जहाँ प्रशासन बेबस होकर रह गया था। ये कड़वा सच है। ये गरीबों ने जो है तो अपने घरों में पकाकर, हालांकि गरीब थे, 2 रोटी पका रहे थे और 1 रोटी जो है तो गरीब को दे रहे थे, जो बाहर से आ रहे थे उनको खिला रहे थे, उनको चप्पल पहना रहे थे, उनको पानी पिला रहे थे। जब लोग दूर दूर भाग रहे थे, यहाँ तक कोई खाना देने को, मैयत को, जिसकी आरती को खाना देने तैयार नहीं था, वो यही गरीब थे जो शमशान में जा रहे थे, न जात देख रहे थे न धर्म देख रहे थे। मुसलमानों ने ये करके बताया तो शमशान में जाके आरती को खाना दिया और उसके सम्मान के साथ जो हिंदू जो रीति रिवाज होता है उनके अंतिम उनकी यात्रा में शरीक रहे। ये शहर ने देखा है, ये हमारे देश ने देखा है। ये वही लोग थे जिन्होंने समाज को संभाला। ये वही लोग थे जब प्रशासन संकट में आया तो इन्होंने उनको ताकत बन के खड़े रह गए थे। ये कड़वा सच है। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, समाचार पत्रों में आया था, आदरणीय हमारे माजी मुख्यमंत्री उदय जी ठाकरे ने कहा था कि मुझे गरीब जनता पे फ़ख्र है, मुझे मुसलमानों पे फ़ख्र है कि उन्होंने आगे बढ़कर बहुत जान माल तन मन धन से साथ दिया। खैर, इस वक्त मैं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, यही वो गरीब है जब प्रशासन और देश पर संकट आता है, देश की सुरक्षा के लिए, समाज को बचाने के लिए, इसकी अखंडता के लिए, सरकार की मदद के लिए यही लोग आगे आते हैं, अपनी जान देते हैं, अपना माल देते हैं, अपना समय देते हैं, आपको वोट देते हैं, आपको आमदार बनाते हैं, आपको खासदार बनाते हैं, आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। और यही लोग घर के लिए तरसते हैं, जबकि खजाने की चाबी आपके पास है, सरकार में आप है। आप अगर एक फ़ोन उठा दे और जिलाधिकारी और यहाँ के विभाग को अगर थोड़ा दिशा निर्देश दे, कानून के जो भी आपका तरीका होता है, तो क्या काम नहीं हो सकता? बहरहाल, ये आज 15 अगस्त है। आज कई लोग सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं। आज कई लोग जो बेघर है, जिनको साफ पानी नहीं है, वो पानी के लिए तरस रहे हैं। कई बस्तियों में आज भी कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। तो सवाल ये है, तो फिर हमारा डेवलपमेंट किस काम का?
मैं डेवलपमेंट के विरोध में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरे शहर का नाम रोशन हो, मेरे प्रदेश का नाम रोशन हो, मेरे देश का नाम रोशन हो। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ हज़ारों इंसान हैं और एक तरफ चंद जंगली जानवर हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए 17 एकड़ ज़मीन दी जाती है। 250 करोड़ रुपए जैसा बताया जा रहा पूरा प्रोजेक्ट टोटल, वो आंकड़ा दिया जाता है। उसके लिए पैसे रिलीज़ किए जाते हैं टप्पो में। और एक तरफ हज़ारों इंसान जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, छत के लिए मोहताज है, कि टूटा फूटा मकान मिल जाए, हमारी ज़िंदगी हो जाए। बोलिए, जब इंसान चाहे किसी भी धर्म का हो, वो जब गरीबी में, जब उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, उसको रहने को छत नहीं मिलेगा, सही समय पर पानी नहीं मिलेगा, और उसी तड़प के साथ, उसी परेशानी के साथ अगर वो चला जाता है तो बताइए, मरते समय, अंतिम समय उसके दिल में अपने देश के लिए, अपने नेताओं के लिए, अपने प्रशासन के अधिकारियों के लिए क्या कल्पना रहती होंगी, क्या भावना रहती होंगी? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। क्या ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है? क्या बहुत बड़ा सवाल नहीं है? क्या हमें इस पर सोचना नहीं चाहिए? कि बहुत गंभीर बात नहीं है? बहरहाल आखिरी में जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि आज देश 15 अगस्त मना रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, हर घर पे झंडा लहराया जा रहा है। लेकिन मैं हमारे आदरणीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे औरंगाबाद शहर के 3 आमदार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ के 2 खासदार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एकजुट होकर इन गरीबों की दुआएं लीजिए। हम घर पर तिरंगा लगाने में कामयाब हो रहे हैं और टीवी बताया जा रहा है। सैल्यूट है, बहुत बड़ी बात है, देशभक्ति को हम सैल्यूट सलाम करते हैं, ये होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जहाँ उनके घर पे तिरंगा लहरा रहा है, उनके दिल में भी तिरंगा लहराना चाहिए, उनकी आंखों में तिरंगा लहराना चाहिए, उनके होठों पे तिरंगे की वो मुस्कुराहट आना चाहिए, वो चमक पैदा होना चाहिए और फ़ख्र से कहना चाहिए कि मैं भारतवासी हूँ, मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, मैं औरंगाबाद शहर का नागरिक हूँ, मैं इतिहास शहर का नागरिक हूँ। मुझे गर्व है मैं हमारे प्रशासन के अधिकारियों पे, मुझे गर्व है यहाँ के आमदारों पर, मुझे गर्व है यहाँ के हमारे सरकार पर, मुझे गर्व है यहाँ के खासदार पर। एक ऐसा दिल के अंदर कल्पना आना चाहिए। अगर हम ये करने में कामयाब होते हैं तो यकीन मानिए आपको सैल्यूट है, और सही मानों में आप समाज की सेवा कर रहे हैं, हमारे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, माना जाएगा। ये जो मैंने कहा ये मेरे कोई अल्फाज नहीं थे। काफ़ी गरीब लोग टकराते हैं, वो कहते हैं कि अंसारी साहब, एसडीएम चैनल वाले साहब, आप अच्छा बोलते हैं, बड़ा चैनल वाला थोड़ी हमको बताएगा, नेशनल मीडिया थोड़ी हमको बताएगा, 15 मिनट की न्यूज़ हमारा थोड़ी हमको लिए वक्त बर्बाद करेगा। आप बोल देते हैं, वो आवाज़ नेताओं तक चले जाती हैं, कुछ ना कुछ उसका रिप्लाई देखने को मिलता है, इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आप बोल दीजिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम हम आपको दुआ देंगे कि आपने हमारी आवाज़ बन के आपको चैनल से पुकारे। बताइए, जब वो गरीब लोग ऐसा कह रहे थे, वो फॉर्म बता रहे थे कि 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, पत्रकार साहब हमको घर कब मिलेगा? ऐसा लगता है कि ऐसा मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। जब उनकी आंखों में देखता हूँ और मैं कहता हूँ, तसल्ली देता हूँ, फिक्र मत करो काम हो रहा है, तो उनकी आंखों पे एक चमक पैदा हो जाती है, एक होठों पे हल्की मुस्कुराहट आ जाती है कि पत्रकार है, झूठ नहीं बोल रहा होगा। मैं झूठी तसल्ली देता हूँ, फिक्र मत करो, आपको घर ज़रूर मिलेगा, घर ज़रूर मिलेगा। मैं इसको मायूस नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भले गरीबी में जिए, लेकिन एक आस के साथ, एक विश्वास के साथ, एक अच्छे सपनों के साथ वो जिए। अगर जाए भी तो अच्छे सपनों के साथ जाए दुनिया से, नहीं तो मायूस होकर जा रहे हैं, मायूस होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बताइए कैसा डेवलपमेंट है, हम कैसा विकास कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसे हज़ारों सवाल आज उठ के खड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के 2 खासदार, भगवत कर साहब, अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, अतुल सावे साहब, प्रदीप जायसवाल साहब, संजय सेठ साहब, आप मिल के कोशिश कीजिए। खासदार इम्तियाज़ साहब ने तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा के आज उन्होंने 1-2 बार धरना मोर्चा भी किया है। कहने के समझते हैं कि भाई एक एकलता खासदार है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। अब सवाल ये है, जब वो बंदा खुद खुल के कह रहे हैं कि आप बना लीजिए, प्रधानमंत्री को बुला लीजिए, उनके ऐसे उद्घाटन करा दीजिए, इसका क्रेडिट आप ले लीजिए, और क्या चाहिए साहब? काम का नाम हो रहा। बहरहाल ये चंद बातें थी, शायद किसको अच्छी लगे, किसको बुरी लगे। अगर बुरी लगी होंगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी को, प्रशासन के किसी अधिकारी को या किसी नेताओं को बुरा बोलना बिल्कुल नहीं है, सरकार की आलोचना करना भी नहीं है, बल्कि एक दबी कुचली आवाज़ है, हज़ारों लोगों के मन की बात है, उनकी आंखों की बात है, जो ज़ुबान से तो नहीं कह रहे लेकिन निगाहें कह रही हैं, जो होठ से तो नहीं कह रहे लेकिन होठ गवाही दे रहे हैं, जो जिस्म से नहीं कह रहे हैं लेकिन जिस्म से एक आवाज़ आ रही है कि हमारे लिए हमारा कौन है, हम कहाँ जाएं, कौन से नेता के पास जाएं,
कौन सी पार्टी के पास जाएं, वो प्रशासन के किस अधिकारी के पास जाएं, ऐसे कई अनगिनत सवाल उठ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद कम से कम इलेक्शन के बहाने से, जो 2024 का इलेक्शन है, इस बहाने से अपने वोट बैंक को मजबूत कर लीजिए। जो भी राजनीति करना है कर लीजिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, गॉड के वास्ते, वो ऊपर वाला जिसे हम कई नामों से पुकारते हैं, आपको मैं उसका वास्ता देता हूं, तमाम नेताओं को, तमाम संगठनों को, प्रशासन को और केंद्र सरकार को, कि गरीबों के लिए कुछ काम कीजिए। आपकी कुर्सी महफूज हो जाएंगी, इनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, इनकी दुआएं मिलेंगी, आपका नाम होगा, आपका कल्याण होगा। यही चंद बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।